गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो पेपर हो रहा है उसका मैं सोल्यूशन बनाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसको अच्छे से। ठीक है, और जो सॉल्व करते समय डाउट आएगा या प्रॉब्लम होता है, पहली बात जीएसटी बैच है तो कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, जो कैलकुलेशन हो जाए। अगर आपका मिस्टेक हो रहा है कहीं पे भी कैलकुलेशन, तो आप उस पर पहले फोकस करिए कि उसको कैसे लिखा जा रहा है और क्यों ऐसे ही लिखा जा रहा है। ठीक है, दो तीन चीज़ें, जैसे कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जिनका वीक है उनको तो ये चीज़ करना ही चाहिए। जहाँ पर कुछ भी डाउट आए या कुछ जहाँ पर मान लीजिए आपने कोई सॉल्व किया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो आप उसको वीडियो देखने के बाद वहाँ पर अंडरलाइन करिए। नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट मिल करके पूछ भी लिया करिए। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कम से कम इससे आपको दो चीज़ें फायदा होंगे, एक तो आपको गलती दिख जाएगी और कैसे सॉल्व हो रहा है ये भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखा जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है द रेशियो ऑफ 1 किलोवाट आवर टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर रेशियो लेना है तो आप जनरली ऐसे समझ सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर के लिए बोला है। 1 किलोवाट आवर कहा यानी 1000 वाट वाली बात हो गई, और 1 घंटा यानी सेकेंड में बदल दें उसको तो 3600 कर दें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 पावर 3 और 2 5 डायरेक्ट मर्ज कर दिया यहाँ पर, तो 10 पावर 6 वाली बात हो गई कि नहीं। क्योंकि जब करते हैं इसको तो 3 6 और 3 जीरो इसका बढ़ाते, इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। करना किससे है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो आप जानते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, क्या 10 पावर 6 हो जाएगा, जूल में बदल दें इसको तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है ना, यानी ये कितना हो जाता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 है कि नहीं। अब बस रेशियो लेना है। अगर रेशियो लेने वाली बात है तो देखिए 3.6 इंटू 10 पावर 6 यहाँ हो गया, और 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 है। 13 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए 19 कहाँ पर है, ऐसे करेंगे तो आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए बस 19 यहाँ पर है, वही मेरा आंसर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, डिवाइड करने तो आता है, ये डिवाइड करके चेक कर लीजिए। देखिए इसमें क्या बोला, आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली पेयर दैट हैज आइडेंटिकल डायमेंशन। स्ट्रेन और इसका कहा है अलग अलग होता है, आप भी जानते हैं क्योंकि ये लेंथ में है, ये फोर्स अपॉन एरिया लिखा जाता है। सरफेस टेंशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, देखिए सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए सरफेस टेंशन के लिए भी हम लोग लिखते हैं एफ बाई एल, और स्प्रिंग कांस्टेंट वाली बात आती है तो के इक्वल एफ बाई एक्स लिखा जाता है कि नहीं, क्योंकि एफ इक्वल के एक्स ही तो लिखते हैं ना, है कि नहीं। उससे रख के सॉल्व कर लेंगे तो एफ बाई एल कहिए या ये कहिए, बात तो एक ही हुआ। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये तो मैक्सिमम लोग कर सकते हैं, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ के लिए एक्सप्रेस करने के लिए कहा है, डाटा भी दिया हुआ है तो आप एल इक्वल लिख सकते हैं सीधे, जी पे एक्स है, सी पे वाई का है और एच पे जेड का है। चलिए पहले डायमेंशन लिखिए दोनों तरफ का, तो जी के लिए लिखा जाएगा एम पे माइनस वन एल क्यूब टी पे माइनस टू हो गया, और ये सी स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो सी के लिए लिखा जाएगा तो एल टी पे माइनस वन वाई कर दीजिए, और ये लिखा जाएगा तो एम प्लैंक कांस्टेंट है तो एम एल इसको निकाल सकते हैं हम लोग, ई इक्वल एच न्यू सी सबसे अच्छा रहेगा, निकाल लीजिए। तो एच की वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ पर जब लिखा जाता है तो एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू, और न्यू के लिखा जाता है टी पे माइनस वन, यानी कितना हो जाएगा मेरा एम एल स्क्वायर टी पे माइनस वन, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी पे माइनस वन हो गया, और इस पर कितना है जेड है। देखिए इधर एम नहीं था तो एम पे जीरो लिख सकते हैं, एल पे वन और टी पे जीरो वाली बात कर दीजिए। तो यहाँ पर एम है और एम यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक्स था, यानी हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल जीरो। दूसरा लिखा जा सकता है एल के लिए 3x प्लस वाई, और वहां पर प्लस टू जेड हो गया इक्वल वन है। टी के लिए माइनस टू एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस जेड हो जाएगा इक्वल जीरो। अगर x इक्वल जेड है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस एक्स इक्वल जेड था,
उठा के इधर कर दे तो x इक्वल जेड हो जाएगा। यही वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए। अगर x इक्वल जेड रखें यहाँ पर, जेड की जगह पर x, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस वाई इक्वल 1। और जब इसमें रखा जाएगा तो 2x और ये -3x कर दीजिए, ठीक है, और ये माइनस वाई इक्वल 0 ऐड कर दें, ये तो खत्म हो जाएगा। यानी 2x इक्वल कितना 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अगर x 1/2 है तो z भी कितना है 1/2, ठीक है। और अगर z 1/2 है तो मुझे y चाहिए, तो इसी वाले में रख दीजिए। ये देखिए -3 और x की जगह पर 1/2 कर दीजिए, माइनस वाई इक्वल 0, यानी y इक्वल इधर चला जाएगा तो 3/2। y की वैल्यू कितनी है 3/2, तो y की वैल्यू देखिए 3/2 यहाँ दिख रहा है, बस यही दिख रहा है। y इक्वल 3/2 हो गया, और x और z 1/2, तो z 1/2 यहाँ भी देखिए दिया हुआ है, x इक्वल 1/2 और z की वैल्यू कितनी 1/2, इसलिए इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ये वाले भी और ये, है कि नहीं। ठीक है, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट। बस आराम से समझिए, अगर डाउट आता है तो जरूर पूछ लीजिए कैसे हुआ है। डायमेंशन ऑफ के इन इक्वेशन, देखिए अगर इसके लिए दिया है तो बेसिकली ये क्या है, एनर्जी तो है। अगर वो एनर्जी है तो आप देख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ml² t पे -2, हाफ का लिखना नहीं है, k का चाहिए l², तो l² से l² कैंसिल कर दीजिए, mt पे -2 हो जाएगा, mt पे -2, ये पहले वाले पे है ना, क्योंकि देखिए l पे 0 दिया हुआ है, m पे 1 दिया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट, इजी है और क्या। इसमें क्या कहा, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, पी प्रेशर है। देखिए इसमें अगर इसका निकालें हम, तो ए का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा t² हो जाएगा। मुझे किसका चाहिए बी का, अगर मुझे बी का चाहिए तो ये तो पी के इक्वल है ना, तो बी का चाहिए तो बी को ऊपर कर दीजिए। इसका तो लिखा जाएगा टी, और प्रेशर है और यहाँ पर लेंथ है, तो प्रेशर के लिए अगर लिखते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया, तो ml-1 t पे -2, और यहाँ पर मेरा पहले से एल है, तो एल से एल क्या हो गया खत्म। ये कितना हो जाएगा m पे -1 t पे माइनस, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा तो t पे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा t पे 4, और अगर t पे 4 हो गया, अब a अपॉन बी चाहिए, तो m का देखिए a अपॉन बी पूछा, ए की जगह पर तो t² और इसकी जगह पर m पे -1 t पे पावर 4, ये ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा t पे -2, है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सब आसान है और क्या, इसमें कुछ ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे। कह रहे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, या न्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन एन सेकेंड। देखिए एन सेकेंड कवर्ड इन एन सेकेंड, ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है, इस बार घुमा के पूछा है। इसके पहले जब पूछता था तो एन सेकेंड का एन सेकेंड से पूछता था, तो करना क्या, अगर एन सेकेंड के लिए बोला तो आप जानते हैं कि एस एन एथ में लिख दूं सीधे, u0 दिया हुआ है तो a/2 2n-1 कर दीजिए, है ना। और जब इसके लिखा जाता है तो हम जानते हैं ut प्लस हाफ gt² मतलब at² कर दीजिए, ये तो खत्म है ना। u की वैल्यू क्या है 0, तो जब उसके लिए निकाला जाएगा तो एस एन कर दूं तो क्या लिख दूं हाफ a, और t की जगह पर n रख दीजिए क्योंकि n के टर्म में दिया है, तो ये पूरा कैंसिल 2n-1 अपॉन n², ये रहा, है ना। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम रूफ बिल्डिंग 9 मीटर हाइट, मतलब 9 मीटर हाइट से है। अब क्या बोला, द फर्स्ट ड्रॉप रीचिंग द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट द फोर्थ ड्रॉप स्टार्ट टू फॉल, यानी अगर 4 यहाँ पर रख लूं मैं ऐसे, पहले ऐसे रख लीजिए। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, कहा है कि जब फर्स्ट यहाँ पर है, ये फर्स्ट वाला है ना, ठीक है, तो फोर्थ वाला यहाँ पर है, फोर्थ वाला कहाँ पर है ऊपर, यानी जस्ट भी गिरने वाला है वो, इसका मतलब मेरा सेकेंड यहाँ होगा, ठीक है, और थर्ड इधर कहीं होगा,
होगा ना, ऐसे रखें। फिर क्या कहा, व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। चलिए निकाला जाए। तो पहले तो हम पहले वाले को कंसीडर कर लें। अगर मान लेते हैं कंटिन्यूअस टी टाइम पे हो रहा था, 1 सेकंड वाली बात कर लें, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसी तरह आप टी मान लीजिए। तो इसके लिए टी, इसके लिए भी टी, इसके लिए भी टी। तो मान लेते हैं 3 टी में यहाँ पर आया, कितने टाइम में आया, 3 टी में। जो इसके लिए टाइम लिखा जाएगा 3, और चूंकि ड्रॉप हुआ है तो यू अगर 0 मानते हैं, तो अगर मैं इस वाले के लिए बना दूं, ये फर्स्ट वाला था, तो उसके लिए h1 लिख दूं। क्या लिख दूं, h1, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टाइम कितना रखूं, 3t²। ये कितने के इक्वल था, 9 के। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 9 मीटर हाइट है ना, तो पहले वाले की उतना रख दूं, तो ये देखिए 9 हो जाएगा, तो हाफ जी 9t², 9 हो गया, 9 से 9 खत्म, यानी हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल 1 मीटर वाली बात हो गई है ना। तो अगर हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जा रही है, तो मैं किसके लिए निकाल लूँ, सेकेंड वाले के लिए। जब उसके लिए लिखूंगा तो हाफ जी h2 लिख दूं इसको, और उसकी जगह पर कितना, 2t। ये देखिए तो 4 हाफ जी टी स्क्वायर है ना, देखिए 4 इंटू 1 यानी 4। अब 4 ढूंढिए कहाँ कहाँ है, अच्छा 2 जगह है। अगर एक जगह दिया होगा तो काम बन जाता, 4 मीटर, 4 मीटर यहाँ पर है, यानी मुझे उसके लिए निकालना पड़ेगा। उसके लिए अगर निकालूं h3 के लिए, तो हाफ जी और उसके लिए एक ही टी लिखेंगे, तो हाफ जी टी स्क्वायर यानी 1, यानी कौन सा आंसर करेक्ट है, ये वाला है कि नहीं। जैसे मैंने रिलेशन बना लिया इसका, तो हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, यानी जो वहां पर रखे तो यहाँ पर 1 रख दिए, और यहाँ पर तो 1 है ही। अगर ये 2 जगह दिया है, अगर एक ही जगह दिया होता तो वही मेरा आंसर हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, पूछा है कौन सा करेक्ट होगा, वेलोसिटी पूछा, यानी मुझे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए हम लिख सकते हैं x इक्वल टी प्लस 3 का स्क्वायर, ओपन कर दीजिए तो टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 60। अब ये x था, ये किसकी वैल्यू है, x की, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो dx अपॉन dt 2t हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, इसका 6 हो जाएगा। चलिए एक्सेलरेशन भी पूछा है, ये तो v है, तो a चाहिए, तो dv बाई dt कर दूं, क्या कर दिया जाए, dv बाई dt, तो dv बाई dt करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2। अब ऑप्शन पर आ जाए, पहला नहीं होगा। देखिए कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहीं नहीं आया है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल, ये भी नहीं आया है। द पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखिए a की वैल्यू 2 आ गई, यानी हर समय उसकी जो निकाला जाएगा, टी का कोई रोल तो है नहीं। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर क्या है, वो टी से इंडिपेंडेंट है, तो कांस्टेंट है। नेक्स्ट, देखिए क्या कहा, a train passes an observer standing on a platform. The first carriage of the train passes the observer during t1 equal 1 second, and second, एक काम करते हैं इसको ऐसे बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये पहला वाला था और यहाँ पर कोई देख रहा था, जब इसको क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए टाइम जो कह रहे हैं 1 सेकेंड कह रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वाले के लिए टाइम जो कह रहे हैं 2 सेकेंड कह रहे हैं। यानी जब ये क्रॉस करेगा सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाले के लिए जो टाइम हो जाएगा वो पूरा, तो वो जो उसके लिए हम टाइम मान ले रहे हैं, टोटल टाइम T2 वाले के लिए 3 सेकेंड, क्योंकि इसको 1 सेकेंड लगा, अब ये भी 2 सेकेंड लगा, तो इसके टाइम कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। द लेंथ ऑफ ईच कैरेज इज L, यानी इस वाले के लिए लेंथ अगर मैं L12 लिखूंगा, तो इस वाले के लिए लिखूंगा तो ये भी 12, क्योंकि पूरा क्रॉस करेगा तब ना हो जाएगा। दूसरे के लिए लेंथ कितना हो जाएगा, 24, 2 है, चलिए सीधे लिख दीजिए 24 मीटर, है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन बनाया जाए, रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन, चलिए भाई अगर हम लिख दें ऐसे, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, तो पहले वाले के लिए 12 मान लूँ, यू की वैल्यू नहीं दिया है, चलिए लिखिए यू। पहले वाले के लिए टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ था, इसको 1 सेकेंड लिख दीजिए, रिटार्डेशन है तो हाफ कर दीजिए, और ए की जगह पर ए ही रहने दीजिए, ये 1 का स्क्वायर, यानी 12 यू माइनस हाफ हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए लिखूँ तो लेंथ हो जाएगा 24, और टाइम तो 3 सेकेंड,
तो ये 3u हो जाएगा और माइनस हाफ, और उसकी जगह पर लिख दीजिए a 3 का स्क्वायर, यानी ये 24 3u माइनस 9/2a। ठीक है, 9/2a। चलिए काम करते हैं, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 0, ये u हो जाएगा, और यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए 9/2 माइनस 1 माइनस को छोड़ दीजिए, यानी माइनस 7/2a हो जाएगा। अरे भाई देखिए 9/2a माइनस 1 ऐसे लिख लीजिए, a कॉमन लेंगे तो 9/2 माइनस 1 ही तो हुआ, देखिए 7/2 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई 7/2a। ठीक है, और मुझसे पूछा क्या है, रिटार्डेशन पूछा, तो यही से में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए इस वाले में अगर मैं रख दूं तो ये 12 u की जगह पर कितना 7/2a, और यहाँ पर रखा a/2, ये नीचे सेम है, यानी 6a/2, इससे इसको कैंसिल 3 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। मैंने बस क्या किया है, पहले वाले को रखा इक्वेशन बनाया, दूसरे वाले को रखा इक्वेशन बनाया। हम देख रहे हैं 24 है, यहाँ पर 12 था, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 24 हो गया। अब यहाँ पर 3u और यहाँ पर 2u, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे तो 0 इतना कर दिए, तो u की वैल्यू मिल गई, और यही u की वैल्यू क्वेश्चन इसमें रख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा velocity of the bucket as function of x, if the velocity of the bb is constant then x equal 0, ins a and b। आसान हो गया ये, देखिए अगर ये h दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इसको आप मान लीजिए लेंथ, ठीक है, l वाली बात कर दीजिए। अब होगा क्या, हम यहाँ से देख सकते हैं कि l स्क्वायर की जो वैल्यू है h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ना, क्योंकि हमारे ऑप्शन में देखिए h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिख रहा है, इसीलिए हम उसके टर्म में ब्रेक करें। अब क्या कहा, द वेलोसिटी ऑफ जी वी बी इतना, देन x इक्वल 0 इन a एंड b। ठीक है, अगर वेलोसिटी के टर्म में दिया है तो चलिए ये तो इसके लिए कंसीडर करेंगे, यानी वी बी के लिए ये हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि लेंथ है, वेलोसिटी पूछा, तो इसको लिख सकते हैं 2l dl अपॉन dt, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है। अब यहाँ निकाला जाएगा तो 2x dx अपॉन dt, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अगर इसके लिए हम कंसीडर कर ले v मान लें, इस वाले के लिए वेलोसिटी v मान लें, और इसके लिए dx अपॉन dt दिया हुआ है vb, तो lv और ये हो जाएगा x vb, तो v इक्वल x vb, और नीचे l, और l के लिए यहीं से निकाल लीजिए आप यहाँ से, तो v इक्वल कितना हो जाएगा x vb, वैल्यू पुट कर दीजिए h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। देखिए यही डाटा था मेरा, क्योंकि इसके लिए उसने बोला था कि v दिया हुआ है, तो इसको v मान लीजिए, इसी के टर्म में निकाल दिए हैं बस। ठीक है, मैच कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। टू वेक्टर ए एंड टू वेक्टर यहाँ पर छोड़ दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर टू वेक्टर ए होना चाहिए, यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या होना चाहिए बी, डिस्टिंक्ट है, कोई बात नहीं। अब देखिए पूछा है कि एंगल कितना होगा, आप जानते हैं कि ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए है। आप जब इसके लिए लिखते थे तो क्या लिखते थे, आर के लिए, मान लीजिए हम सीधे लिख दें आर स्क्वायर, ऐसे लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जब माइनस दिया है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर ये दिया जब कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाए, देखिए ये भी खत्म और ये भी खत्म, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम हो जाएगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 2i प्लस 3j along i प्लस j, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अगर ये किसी बच्चे का,
थोड़ा सा भी डाउट हो तो जो सिखाने जा रहे हैं उस पर फोकस करेंगे, अपने आप इसका आंसर आएगा। ठीक है, और डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि जिसके अलॉन्ग पूछता है उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है, जिसके अलॉन्ग पूछा उसके मैग्नीट्यूड से, है ना, और उसी के डायरेक्शन से उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उसके कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आता क्यों है ये देखिए, सपोज करिए कि मैंने कोई वेक्टर लिया, ऐसे लिखा, इसको लिख दीजिए ए, इसको लिख दीजिए बी। अब मैंने कहा कि मुझे बी का इसके अलॉन्ग चाहिए, तो आप जानते हैं कि जब ए डॉट बी लिखा जाता है हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब कहा कि ए के अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग कहा, ए के अलॉन्ग। जब ए के अलॉन्ग वाली बात आई तो हम बी का निकाले हैं ना, तो ये कितना है मेरा, बी कॉस थीटा है कि नहीं है, यानी मैं बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दूं तो देखिए ए डॉट बी हो गया और नीचे कितना आ गया ए, तो ए का मैग्नीट्यूड आया कि नहीं। अगर यही पूछा उसके डायरेक्शन में तो सीधे यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, ए कैप कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, ए कैप। अब इसी चीज का यूज मैं इसमें अप्लाई कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए कंपोनेंट इतना कहा है और इसके अलॉन्ग कहा है ना, तो पहले दोनों का डॉट कर दूं, तो दोनों का डॉट करूंगा तो क्या मेरा आ जाएगा 5। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 और यहाँ पर करेंगे तो 3 हो जाएगा सीधे सीधे, तो 5 हो जाएगा। नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आई प्लस रूट 2 हो गया, और उसका कैप लिखूं तो आई प्लस जे, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड फिर आएगा, यानी 5/2 आई प्लस जे, आई प्लस जे कैप, यही मेरा आंसर है कि नहीं। ये देखिए सी वाला दिख रहा है सीधे सीधे। चलिए ये चीज समझना जरूरी है कि जिसके लॉन्ग पूछता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं और उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए दिस फॉलोइंग पेयर ऑफ कैन नॉट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आप इस चीज को समझिए। मान लीजिए मैंने ट्रायंगल बनाया, इसको लिखा 4, इसको लिखा 3 और इसको लिखा 5, है ना। अब जानते हैं कैसे आया है, मैथमेटिक्स लगा के कर दिए। अब मान लीजिए मैंने बोला कि कोई रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, आप इसको मल्टीप्लाई, मतलब पहले एक बार ऐड किया जाता है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और जिसको पूछता है उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 4 होगा कि नहीं होगा, तो हम पहले इन दोनों को ऐड कर लें, 8 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, देखिए 5 और 3 सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना, देखिए 4, है ना। अब ऐसे लिख सकते हैं इसको, दूसरे वाले टर्म में देख लीजिए, 3 और 4 के टर्म में लिखें, 4 और 3, मान लीजिए मैंने इसको लिखा 4 और 3 वाली बात की, तो 4 3 कितना हो गया 7, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1, देखिए 5 1। इस तरह के केस में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है हमको फोर्स कैन नॉट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। पहले क्या दिया है, 2 दिया है, 8 दिया है, तो पहले क्या करिए, ऐड करिए। तो अब जैसे ही यहाँ पर रखे तो ये 10 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए 6 हो जाएगा। अब कितना है 4, देखिए सीक्वेंस में है। इस वाले में देखिए 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 हो जाएगा, 2 2, यहाँ देखिए 4, ये भी सीक्वेंस वाली बात हो गई, 2 न्यूटन इसके लिए रखें तो 8 हो जाएगा, और जब यहाँ पर रखेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए ये भी सीक्वेंस वाली बात हो गई। दिस पेयर फॉलोइंग पेयर कैन नॉट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट इतना। अब आइए दूसरे वाले में, इस वाले में देख लीजिए 4 2 6, है ना, 4 और 6 वाली बात हो गई। चलिए और इसमें से 2, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 4, तो ये भी देखिए सीक्वेंस वाली बात। यही एक ऐसा है जो सीक्वेंस में नहीं है, जो सीक्वेंस में नहीं आता है वो उसका रिजल्टेंट नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हम जो भी दिया रहता है उसको क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस, और जिसको जो पूछता है उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, अगर वो सीक्वेंस में है तब तो रिजल्टेंट बनेगा, और अगर सीक्वेंस में नहीं है तो रिजल्टेंट नहीं बनेगा। चलिए तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ ये क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है,
और हम चाहेंगे कि सब लोग इसको ध्यान दें। क्वेश्चन में कहा है कि a प्लस बी इक्वल सी सच दैट a माइनस बी इक्वल सी। पहली बात देखिए, एक आसान तरीका सिखाते हैं और एक थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला। आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए इसका। हम जानते हैं कि जब स्क्वायर वाली बात आएगी तो 90 बेस कंसेप्ट क्या आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर दिया है सी स्क्वायर, कुछ नहीं हुआ है, खुद से खुद का एक प्रोडक्ट किया गया है, ए डॉट बी और फिर हमने ए डॉट बी किया है, ठीक है। यहाँ पर डॉट वाली बात है और यहाँ पर देखिए सी डॉट सी, बस उसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जब इसको कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल सी स्क्वायर लिखेंगे। अगर मैं कंपेयर कर दूं इन दोनों का तो आप देखिए सीधे कॉस थीटा इक्वल माइनस टू सब सेम है, जब बराबर है तो इसको -1 लिख सकते हैं। और ये पॉसिबल है कब, जब थीटा 180 है ना। अब नॉर्मल एक बात समझिए, सपोज करिए कि ये तो मैंने सिखाने के लिए सिखा दिया, अगर डाउट है तो आप एक चीज जानते हैं कि जिसके लिए पूछता है उसका खुद से खुद का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, इसमें तो किसी प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैंने किया भी है यहाँ पर। अब इस चीज को क्या कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूफ कर रहे हैं समझ लीजिए, उसको उठा के इधर कर दीजिए सी स्क्वायर, और जब ये इधर जाएगा तो क्या 2ab कॉस थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये है, देखिए जहां पर हम यहाँ पर लिखे हैं, यहां से मैं कॉस थीटा की वैल्यू पहले निकाल लूँ, ठीक है। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहीं लगा लीजिए आप, यहाँ पर सी स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया मेरा 2ab, कितना हो गया नीचे मेरा 2ab। तो अब देखिए इसको उठा के अगर इधर कर दूं तो क्या ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर 2ab हुआ कि नहीं हुआ। यानी जहां पर मैं ये लिखा हूं वहां पर क्या लिख सकता हूँ 2ab, तो इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2ab। देखिए 2ab और नीचे भी कितना 2ab, तो 2ab से 2ab खत्म और यहाँ पर माइनस आया है, तो क्या cos थीटा इक्वल -1 हुआ कि नहीं हुआ, cos थीटा इक्वल -1। जो चीज यहाँ समझाए हैं वही चीज यहाँ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं cos थीटा -1, चाहे आप ऐसे करें या ऐसे करें, दोनों के लिए सेम बात है, और ये डायरेक्ट हो जाएगा, थोड़ा समझना पड़ता है और कुछ नहीं। तो -1 कब है, जब 180 होता है ना, इजी था। चलिए नेक्स्ट, आप कुछ भी सीखते हैं तो उसको अप्लाई जरूर करना सीखिए और उसको अपने कॉपी में जरूर नोट्स करके लिखिए कि कैसे लिखा गया है उसको। अब आइए क्वेश्चन में कहा है रेंज ऑफ पार्टिकल थ्रोन विथ अ वेलोसिटी इतना, मैक्सिमम हाइट व्हेन थ्रोन एट एंगल इतना, द हॉरिजॉन्टल। देखिए अगर इसके लिए पूछा, आइए आर नॉट के टर्म में अगर हम लिखें, मतलब आर लिख लीजिए सीधे, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाली बात हो गई, ठीक है, अपॉन जी। और एच के टर्म में पूछा है क्योंकि दिया है भाई, एच लिखिए, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो गया। पहले ऑप्शन में रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें और इसमें रेशियो चेक कर लिया जाए, यू स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, जी खत्म हो जाएगा, साइन 2 थीटा है, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे है मेरा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, दो तो ऊपर कर दीजिए, ये तो 4 हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस साइन कॉट हो जाएगा। थीटा कितना दिया था 27, चलिए हो गया, यानी पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट नहीं है। देखिए तीसरे में दिया है आर विल बी सेम इफ थीटा इक्वल्स है, क्योंकि 90 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 63 आ गया है ना, इसलिए मेरा ये भी सही है ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए कहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m, ध्यान से सुनिए, कहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतना, मेकिंग एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट प्रोजेक्शन। यानी वो मुझसे पूछना चाहता है, ठीक है, ये चीज वो यहाँ के लिए पूछना चाह रहा है ना,
तो आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर पूछ रहा है तो वेलोसिटी वाली बात कर देते हैं जब यहाँ पर, तो जो यहाँ लिखा जाएगा तो यहाँ पर u cos 45 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है 45, ये रख दे रहा हूँ सीधे, है ना। तो cos 45 तो u यानी u/√2 हो गया। मोमेंटम पूछा तो mv कर दीजिए, ठीक है, mv पूछा तो यानी mv, ये mv/√2 हो जाएगा, मोमेंटम इतना हो जाएगा, और हाइट ये है। इसके लिए अगर पूछे हैं तो यानी हाइट निकाल दें। चलिए भाई h निकालूं, h इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45/2g, यानी u स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 4g। कितना हो गया, तो साइड के लिए पूछा तो कुछ मत करिए, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंगुलर के लिए, क्योंकि एम वी आर वाली बात करेंगे तो हाइट के टर्म पे तो वही लिख दूं। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये आया है एम वी अपॉन √2 और ये दिया है u स्क्वायर अपॉन 4g, u स्क्वायर अपॉन 4g, यानी m, ये u स्क्वायर ये स्क्वायर, तो एम यू क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 4√2g, यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समझ गए ना, बस क्या किए हैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकाल ली है, हाइट निकाल दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, एमवीआर होता ही है। चलिए नेक्स्ट, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इतना, देखिए पूछा है रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय, दो एंगल दिया हुआ है, इसका इसका सम आप करेंगे तो 90, इसका सीधा मतलब है कि कितना हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट, देखिए टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी thrown with velocity v0 and v0/3 have the same range. If b is thrown at angle 15 degree to the horizontal, a must have been thrown at an angle of इतना। चलिए, क्या एक को इसने किया है इसको इतना, और कहा है कि बी वाले को 15 डिग्री पे थ्रो किया है ना, सेम रेंज का है, यानी r1 इक्वल r2 वाली बात है। तो देखिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहाँ पर लिखिए यू स्क्वायर साइन, तो 15 डिग्री दिया हुआ है तो 2 इंटू 15 कर दीजिए, और यहाँ पर बाई 3 था तो यानी 9 हो गया अपॉन जी, तो जी से जी खत्म, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, तो साइन 2 थीटा, और ये हो गया साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2 यानी 1/18, यानी 2 थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/18, थीटा पूछा तो 1/2 साइन इनवर्स 1/18, है ना, क्योंकि दोनों बराबर कहा था, उसके लिए u0/3 कहा था, तो मैंने वही रख के सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए राइफल शूट एबलेट इतना दिया हुआ है विथ इतना एट स्मॉल टारगेट 50 मीटर अवे, कह रहा है कोई है जो 50 मीटर, यानी ये डिस्टेंस हमको दिया है 50 मीटर, ठीक है, और जो u दिया हुआ है वो 500 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हाउ हाई अबव द टारगेट मस्ट द राइफल बी एम, देखिए ये क्वेश्चन जिस तरह बंदर वाला हम लोग क्वेश्चन नहीं करते थे, बिल्कुल उस तरह है। अब मान लीजिए यहाँ पर बंदर था और यहाँ से आप शूट कर रहे हैं, जब ये तो ये डिस्टेंस भी कवर करेगा, तो जो इसको यहाँ से टाइम ये कंसीडर करें, और जो यहाँ पर मान लीजिए बंदर आ गया मेरा, ठीक है, तो ये टाइम और ये टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये हाइट निकालना रहेगा, तो इस वाले हाइट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि यू 0 माना जाता है इसको, तो हाफ GT स्क्वायर, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो अब पहले टाइम निकाल लूं मैं, तो इतना दिया हुआ है 50 मीटर अवे, ये 500 दिया था, तो चलिए स्पीड इक्वल डिस्टेंस, यानी देखिए स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दीजिए, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू, ये लिख सकते हैं सीधे सीधे, तो आप डिस्टेंस की जगह पर कितना लिख दें 50, ये 500 हो जाएगा, और ये t कितना हो जाएगा 10, यानी t की वैल्यू कितनी हो गई 1/10, t की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, अरे भाई खत्म होगा तो इसके लिए यहाँ देखिए 50/500 इक्वल t, अब समझे, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1/10,
अब यही यहाँ पर रख दीजिए, तो हाफ जी की जगह पर 10 और ये दिया है 100 का स्क्वायर कर दे 100, है ना, ये खत्म, यानी 1/20 मीटर। आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसी में 100/20 कर दीजिए, तो यानी 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की बात है? 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है मास ऑफ 2 kg, अच्छा क्वेश्चन है ये। कहा है कि मास ऑफ 2 kg व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस अ स्ट्रिंग, और इतना दिया हुआ है 5 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी किसका केस है? ओमेगा का। किसका केस है? ओमेगा का। अगर ओमेगा वाली बात है, अगर मान लीजिए व्हील्ड करा रहा है, तो उसमें जब हम लोग लिखते हैं टी लिखिए, एफ लिखिए, तो क्या एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है ना। कह रहा है कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल, यानी इसको क्या किया, डबल किया है। यानी अब मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, 2t द न्यू स्पीड, तो चलिए इसको ओमेगा 1 कर लीजिए, एम आर ओमेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा 2 की वैल्यू पूछा, यानी एम आर खत्म हो जाएगा, और इसके लिए टी ही लिख लूँ, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ सीधे सीधे, ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर, यानी T2 स्क्वायर, सॉरी T2 अपॉन T1, तो ये 2T हो जाएगा, और यहाँ पर T, तो T से T खत्म, है ना। और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 5, तो ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ओमेगा 2 इक्वल टू ये हो जाएगा ओमेगा, तो √2 हो जाएगा, तो √2 इंटू 5। अच्छा इसके टर्म में कुछ मत करिए, तो √2 की वैल्यू रख दीजिए 1.45, 14 5 या 70 होता है, डेसिमल एक नंबर पे लगा दीजिए 7। हो गया कि नहीं हो गया? कुछ नहीं किया है, T1 का वैल्यू इतना लिखे हैं, T2 का है डबल कर दिया है, तो 2T, तो एम आर ओमेगा 2 का स्क्वायर, रेशियो लिए क्योंकि एम आर सीधे कट गया, देखिए T2 अपॉन T1 आया, 2T रखिए, यहाँ पर T रखिए, उधर ट्रांसफर किए, स्क्वायर रूट लिए, तो ओमेगा 2 की वैल्यू √2, ओमेगा 1, ओमेगा 1 की वैल्यू 5 दी हुई है, √2 की वैल्यू कितनी 1.4, जैसे रखे मल्टीप्लाई किए 14 5 70, वही किया हूँ बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या बोला, अ व्हील एट रेस्ट एंगुलर वेलोसिटी इतना becomes 80 radians per second after 5 seconds. The total angular displacement पूछा, यानी बेसिकली वो थीटा पूछा है, क्या पूछा है? थीटा पूछा, एंड बिकम 80, पहले रेस्ट पर था, रोटेट कराया, तो यानी जिसे हम लोग v इक्वल यू प्लस ए टी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ओमेगा, और ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा, ये जीरो का है, u की वैल्यू जीरो है, जिस तरह ये जीरो उस तरह ये जीरो, ये दिया हुआ है 80 अल्फा आफ्टर 5 सेकेंड, यानी अल्फा निकाल लिए, तो 5 रख दीजिए, 5 16 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 16। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो यू जीरो दिया है, तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसी तरह जब यहाँ पर रखेंगे तो थीटा रख दीजिए, ये जीरो है तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी 16 आई है, और टी 5 था तो 25 हो गया, ये 8 हो जाएगा, 25 से कुछ 200, क्योंकि 25 4 जा 100, तो उसका डबल कर दिए 200, यही है मेरा आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट। बस मन से समझिए, जहां पर डाउट होता है जरूर देखिए, और देखने के बाद मिल करके जरूर पूछ लीजिए कैसे हुआ है। इसमें क्या कहा, स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल जस्ट स्लीप at a distance 4 centimeter from the axis of rotation. Angular velocity of turntable is double. कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा 1 को मैं ओमेगा मान लूँ, तो ओमेगा 2 को मैं क्या मान लूँ, 2 ओमेगा मान लूँ, है ना, डबल। When it distance from the axis of rotation, पहले कितना दिया था 4 सेंटीमीटर वाली बात है,
यानी R1 की वैल्यू 4 दिया हुआ है और R2 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, यही पूछा, कुछ मत करिए। आप जब रिलेशन पढ़ते हैं तो आर वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर वाली बात करते हैं, अभी जस्ट पीछे डिस्कस ही हुआ है, एम आर ओमेगा स्क्वायर वाले पे करके निकाल सकते हैं ऐसे। तो अगर मुझसे पूछ रहा है वो R2 की वैल्यू, तो क्या मैं R2 अपॉन R1 कर दूं? ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं यहाँ लिखूंगा तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कर दूं, उसका स्क्वायर है ना। तो एक काम करते हैं, ओमेगा 1 की वैल्यू कितना, ओमेगा मान लूं, और ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी, 2 ओमेगा स्क्वायर, इससे ये खत्म। यानी R2 अपॉन R1 1/4, और R1 कितना दिया था, 4, तो R2 वो तो क्या, ये देखिए 4 से 4 खत्म, तो R2 वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 4 से 4 खत्म हो गया तो 1 हो गया, यानी कितनी वाली बात है, 1, यानी पहला ही मेरा आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या था, अपना सेपरेट फ्रॉम द सीलिंग ऑफ कार मूविंग विद हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्हाट विल द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद वर्टिकल, सपोज करिए कि आप किसी कार में बैठे हैं, ठीक है, ये कार वाली बात कर दी है। अब इस पे कुछ भी पहले हैंग कर रहा था तो उस समय इसका यू क्या था, 0, लेकिन जब ये मोशन में जब आएगा, यानी जब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या जो चीज यहाँ पर था वही चीज कुछ इस तरह का दिखेगा। मान लीजिए जैसे ही गया तो पहले तो ऐसे था, तो अब वो मोशन में आया तो कैसे दिखेगा, इस तरह दिखेगा, है ना। इसका वेट कहाँ काम करेगा, mg, ठीक है। अब चूंकि जब ये इधर काम किया तो फोर्स, मान लेते हैं कि फोर्स m में था, तो यहाँ पर जब काम करेगा तो जो फोर्स ये है वही फोर्स तो ये है ना। इसको ऐसे कर दीजिए, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा, थीटा वाली बात। हमसे टेन के टर्म में पूछा है, अगर टेन के टर्म में पूछा तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस थीटा के लिए क्या ये परपेंडिकुलर होगा, और जब ये परपेंडिकुलर है तो जो ये है वही है, लिख दीजिए एम ए अपॉन एम जी, एम से एम खत्म, यानी थीटा इक्वल टेन इनवर्स ए बाई जी, है ना। समझ गए कि नहीं, यही तो करना था बस। चलिए नेक्स्ट, फिगर समझ जाएंगे काम हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना कर पाए, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, व्हाट मिनिमम टाइम इज रिक्वायर्ड टू मूव अ वेट इतना, डिस्टेंस 10 मीटर अलॉन्ग इतना दिया हुआ है, यूज टू पुल इट ब्रेक व्हेन द टेंशन एक्सीड 20 kg व्हाइल अ फोर्स 10 kg इज सफिशिएंट टू स्टार्ट, यानी इस पे इतना फोर्स काम करता है, कह रहा है इतना सफिशिएंट है तो स्टार्ट द वेट मूविंग आर मूविंग। नेट फोर्स वाली बात कर दें तो अगर नेट फोर्स वाली बात करें 20 kgf दिया होगा, एक बात याद रखिए, जब kgf में देता है तो कुछ मत करिए, g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग 9.8 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, कोई दिक्कत, बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है, 10 रख के सॉल्व किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। 10 kgf सफिशिएंट टू स्टार्ट मूविंग वेट यूनिफॉर्मली द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए आइए भाई, अगर हम इसको कर दें तो पहली बात तो आप ऐसे समझिए, तो पहला 20 के जी दिया था, मैं उसको सीधे 20 इंटू 10 कर दे रहा हूँ, माइनस वो 10 के जी एफ कहा था, तो 10 इंटू 10 कर दे रहा हूँ, एम ए वाली बात कर दे रहा हूँ, एम की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पर 50 इंटू ए कर दे रहा हूँ, ये 200 हो जाएगा, 100, ये तो 100 हो गया, ये 50 ए हो गया, खत्म, यानी 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2, ठीक है, सिर्फ इतना टाइम। चलिए 10 मीटर के लिए पूछा है, यानी अगर 10 मीटर के लिए पूछा है यू जीरो, है ना, यू जीरो है तो हाफ 80 स्क्वायर कर दूं, जी हाँ, चलिए एक काम करते हैं, चलिए एच मत लिखिए, एस लिख दीजिए। ये दिया हुआ है 10 मीटर, कितने मीटर कहा, अगर 10 मीटर कहा, हाफ ए की जगह पर कितना, 2, और ये है टी स्क्वायर, तो 2 से 2 खत्म, यानी टी स्क्वायर रूट 10, हटा देते हैं, सीधे कर देते हैं, अगर टी रूट 10 है यानी 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग 3 से ज्यादा होगा, इसीलिए कौन सा करेक्ट है मेरा, ये है ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए
कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर 20 kgf कहा था और कहा था ये सफिशियंट है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किए, वो नेट फोर्स के बराबर होगा। जब नेट फोर्स के बराबर है वहां से एक ही वैल्यू निकाले थे, ठीक है, और वही रखे हैं हाफ AT स्क्वायर वाले में। चलिए नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए अगर ईस्ट वेस्ट वाली बात आती है तो ऐसे बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लिए, ठीक है, सेम वेलोसिटी v टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए ये इधर था और एक इधर था, वेलोसिटी दोनों का क्या दिया है, सेम दिया है। with what velocity the new particle of mass 2m will move with north east direction। चलिए पूछा है कि इतना हो गया, बस आफ्टर स्ट्राइकिंग फिर दोनों क्या हो गया, कंबाइन हो गया, ऐसे जा रहे थे कंबाइन वाली। देखिए पहली बात, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैंने एक बार इसके पहले वाले पेपर में एक ट्रिक सिखाया था, मैंने कहा था कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मोमेंटम वाली बात कर लीजिए, रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो तीसरे वाले के इक्वल होगा। तो हम एक काम करते हैं, अगर इसका एम बी है, इसका एम बी है 90 डिग्री है, तो सीधे क्या लिख सकते हैं, एम बी रूट टू, और वो तीसरे वाले के इक्वल होगा। तीसरे वाला क्या स्ट्राइक किया है, मतलब कंबाइन हो गया है, यानी मास कितना हो गया 2m और उसकी वेलोसिटी v2 मान लीजिए, ठीक है। तो m से m कैंसिल, अगर मुझे v2 चाहिए तो v रूट टू और 2 कहाँ आ गया नीचे, ऊपर नीचे रूट टू कर दीजिए, है ना, क्योंकि देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस तरह कर दें, ये 2 से ये 2 खत्म, यानी v अपॉन रूट टू, है ना, v अपॉन रूट टू, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन में गलती है उसमें कोई वो नहीं, अपना देख सकते हैं आप। ये याद रखिए कि 2 का तीसरे के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आप देखिए 3 मासेस M1 M2 इतना दिया हुआ है, किसके किसके बीच में पूछा, टेंशन बिटवीन M2 एंड M3, इनके बीच में पूछा, यानी यहाँ पूछा, है ना, यानी मैं यहाँ के लिए लिखूंगा तो क्या M3G, ठीक है, और T तो ऊपर काम कर रहा था, तो क्या मैं जो इक्वेशन लिखूंगा वो मेरा हो जाएगा M3G माइनस T इक्वल M3A। मुझे A की वैल्यू चाहिए, आप A के लिए देखिए एक बार जो सिखा रहे हैं वो याद रखिए, जब कभी एक सोल्यूशन पूछे तो यहाँ पर जो मास दिया हुआ है वो पहले उसको सम करिए, लिखिए M2 प्लस M3, क्या मैंने लिख दिया। अब जो तीसरा वाला यहाँ पर जो दिया हुआ है M1, उसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, कर दिए, नीचे तीनों का सम करिए, M1 M2 M3 और इनटू G कर दीजिए, यही इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या सीखा है ये समझिए। मान लीजिए इस वाले में पूछ रहा था तो हमने पहले नेट एक्सेलरेशन निकाला, हमने क्या देखा, इसको दोनों एक ही से कनेक्टेड थे तो M2 M3 किया, लिख दिया। तीसरा वाला यहाँ था तो मैंने उसको माइनस M1 किया, नीचे तीनों का सम M1 प्लस M2 M3, ठीक है, और इनटू G, यही इसका एक्सेलरेशन है। अब यही कहाँ पुट कर दूं, यहाँ पर, ठीक है, विथ एक्सेलरेशन इतना दिया है। टेंशन, तो टेंशन पूछा, यानी T की वैल्यू चाहिए, तो कुछ मत करिए, अगर T चाहिए तो इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो क्या मैं जब ये उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो T इक्वल मैं लिख सकता हूँ M3, एक काम करते हैं M3 यहाँ आया तो M3 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये इधर आया और ये उधर गया, तो देखिए क्या मैं लिख सकता हूँ G माइनस A, है ना। अब M3 लिखिए, अब ध्यान दीजिएगा, जब A की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या G यहाँ भी है, G यहाँ भी है, तो मैं G को कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचा 1, फिर यहाँ पर क्या बचेगा मेरा M2 M3, ऐसे लिखिए M3, और यहाँ हो जाएगा मेरा -1, सॉरी M1, ये हो गया, और अपॉन में M1 M2 प्लस M3, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, अगर समझ जाएंगे तो ये बाद में भी काम आएगा, ये प्रोसेस हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। M3G, अब सुनिए, क्या मैं इसको ऊपर ले आऊं और यहाँ माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या, अंदर का सिंबल चेंज होगा, तो देखिए यहाँ माइनस था, M2 M3 निगेटिव हो जाएगा और M1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M2 माइनस M3 प्लस M1, नीचे कितना M1 M2 M3, देखिए ये तो खत्म, सॉरी M1 नहीं खत्म होगा, M2 M3 खत्म हो जाएगा, 2 हो गया, यानी T की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, ये नहीं खत्म होगा, ये M1 रहेगा, M1 M1 2 M1, यानी 2 M1 M3G
और नीचे हो गया मेरा m1 m2 प्लस m3। यही मेरा आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट। देखिए ये भी क्वेश्चन समझने वाला है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये भी मस्त क्वेश्चन है, समझ के करिए। देखिए हमसे कहा था दो ब्लॉक दिया हुआ है m1 m2 ऐसे दे रखा है, कनेक्टेड किया है m1 प्लस इतना, व्हाट शुड बी द मिनिमम मास m2 के टर्म में पूछ रहा है, ठीक है। तो एक काम करिए, जब इसका कंपोनेंट करेंगे तो क्या ये हो जाएगा m1g साइन थीटा, और चूंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन भी कहाँ काम करेगा, F, और F के लिए म्यू आर, और ये लिखा जा सकता है म्यू एम जी कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा था इसमें, तो ये वाली बात हो गई। तो हम एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ के फोर्स निकालूं तो मैं उस फोर्स के लिए लिखूंगा F इक्वल m1g साइन थीटा, m1g साइन थीटा प्लस म्यू, फिक्शन वाली बात है तो फिक्शन की जगह पर यही डायरेक्ट लिख दीजिए म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना। तो m1 लिखिए क्योंकि उसी वाले ब्लॉक पे है, तो m1g बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब एक चीज समझिएगा, क्या हम जानते हैं कि चाहे जो टेंशन यहाँ पर काम करेगा वही टेंशन यहाँ पर काम करेगा, और ये जो लिखा गया है m2g वो इसके बराबर होगा, क्योंकि देखिए t माइनस एम टू जी इक्वल जीरो वाली बात करें तो t इक्वल एम टू जी हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी जहां पर मैं t लिखा हूं या f लिखा हूं तो t, तो इसी की जगह पर क्या लिख दूं m2g, तो क्या g से g कैंसिल, तो जो m2 की वैल्यू आ गई m1 साइन थीटा प्लस यहाँ पर म्यू छूट गया था म्यू कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। बस इक्वल किए हैं और कुछ नहीं। देखिए तो इसके टर्म में निकालेंगे तो यही मेरा पहला आंसर है ना। बाकी कहीं देखिए उस समय दिया वो प्लस के टर्म में, प्लस के टर्म में बस यही पर है ना, समझिए। बस कंपोनेंट किए हैं, ये थीटा था इतना किया है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं थीटा है तो m1 साइन थीटा इधर होगा, क्योंकि ऊपर वाली बात है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सो दैट ब्लॉक m1 स्लाइड अपवर्ड, ऊपर वाली बात थी तो हमने बस वही किया। तो t इक्वल क्या लिख दिया, ये पूरा, और ये t क्या सेम है। चलिए नेक्स्ट। देखिए राइफल बुलेट लॉस 1/20 of its velocity and passes passing through a plank, the least number of such that plank required just to stop the bullet। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान समझिए। मान लीजिए ऐसे मैंने कई सारे रख दिए, ऐसे मैंने कई सारे रखे, ठीक है, n रखे हैं। अब उसने कहा है कि हर बार वो 1/20 लूज कर दे रहा है। अगर यहाँ पर इसके लिए u है तो इस वाले के लिए 1/20 मतलब u/20, यानी सीधे जो यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी वो 20 यानी 19/20 u हो जाएगा कि नहीं। पूछा इसे कितने होंगे कि वो क्या हो जाए, रेस्ट पर आ जाए। अब समझिए, मान लीजिए u से चला था तो जा करके जीरो हुआ, यानी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, वही काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं खत्म हुई होगी, यानी इनिशियल और फाइनल आपस में क्या कर इक्वल करके दिखा दूं, ठीक है, उसमें सॉल्व कर दो पता चल जाएगा ना कितने में जीरो हुआ था। तो यही n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। चलिए निकालते हैं। तो अगर मैं पहले वाले के लिए काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu स्क्वायर मान लूँ, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, तो जब दूसरे वाले के लिए कंसीडर करूंगा तो देखिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं वर्क डन कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ से वहां गया है ना, तो चेंज इन एनर्जी वर्क डन के इक्वल है। तो 1/2 mu स्क्वायर माइनस 1/2 m, अब u की जगह पर जब लिखा जाएगा तो 19/20 u का स्क्वायर लिखा जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए 1/2 mu स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लूं तो क्या यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर बचा मेरा 19/20 का स्क्वायर बचा। अब देखिए ये 400 हो जाएगा, इसके टर्म में अगर निकालें, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 + 19/20 और
यहाँ पर देखिए 1 माइनस 19/20। अब ये तो 39 हो जाएगा, देखिए 39/20 हो गया, और ये 1/20 यानी 39/20, और इसके साथ मल्टीप्लाई है 1/2 mu स्क्वायर, है ना। यानी अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी 2 लिखूं, है ना, या फाइनल समझ लीजिए कि जो वहां पर चेंज वाली बात कर रहे हैं, तो इस तरह के कितने हैं, n है, यानी एक बार में इतना, तो n बार में, इसी में n का मल्टीप्लाई कर दूं तो n इंटू 1/2 mu स्क्वायर कितना आया, 39 है भाई। सॉरी, यहाँ पर चार्ज ऐसे कर दीजिए 400, एक ही 20 नहीं था ना, 20 इंटू 20 है, देखिए चार्ज हो जाएगा कि नहीं। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 mu स्क्वायर 39/400, और ये असल में किसके इक्वल था, इसके 1/2 mu स्क्वायर के। क्या मैं इससे इसको पूरा काट दूं, n चाहिए तो 400/39 हो जाएगा, n इधर चला जाएगा, यहाँ पर तो 1 हो गया, है ना। अब समझिए, ये 39 है, कितना है 39, अगर 40 होता तो क्या ये 10 आता, यानी 39 है, यानी 10 से कुछ ज्यादा आएगा। अब 10 से जो ज्यादा होगा आंसर होगा हमारा, ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 20 तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए कौन सा करेक्ट है मेरा, 11 डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक टू इतना, ईच ऑफ देम लॉस इतना दिया हुआ वेलोसिटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब समझिए, क्वेश्चन में यही कहा है कि मान लीजिए ऐसे मैंने रख दिया, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरह का डाटा है, ठीक है, रखा, कह रहा विद x1, इसका x1 दिया था, इसका x2 दिया था, इसका x3 दिया था, ऐसे दे रखा है, मान लेते हैं। पासिंग थ्रू द ईच ऑफ द लोएस्ट 200 मीटर, assuming that resistance of the plate to be uniform, the ratio x1, then दो से हो जाएगा। यानी कहा है कि हर बार 200 कम कर रहा है, यानी यहाँ पर अगर 800 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 600। दूसरे वाले के लिए अगर यहाँ पर 600 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, दो ही के लिए पूछा है। तो यानी अगर ये F फोर्स वाली बात कर दें, इसका F1 दिया है, तो जो वर्क डन होगा F इंटू x1 लिख सकते हैं। दूसरे वाले के लिए लिख दूं, W1 कर दूं, इसको W2, तो जब यहाँ पर निकालूंगा तो F इंटू x2 लिख सकता हूँ। क्या वेलोसिटी में चेंजिंग है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन बताए हैं कि चेंज इन एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है। अगर वो वर्क डन के इक्वल है तो आप एक काम करिए, ऐसे सॉल्व करिए, देखिए 1/2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाली कॉन्सेप्ट लगा रहा है, ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर चेंज इन वेलोसिटी, यानी 600 800, है ना। तो ये 800 वाली बात कर दीजिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 का स्क्वायर, ठीक है, और रेशियो पूछा है, चलिए अपॉन में लिखिए, तब 1/2 m यहाँ भी कर दीजिए, इसके लिए 600 स्क्वायर माइनस 400 हो जाएगा, यहाँ पर कितना, ये कर दूं, ये नीचे नहीं, यहाँ लिखते हैं। पहले वाले के लिए f इंटू x1 लिख दीजिए, दूसरे वाले के लिए f x2 लिख दीजिए, क्योंकि इसके लिए लेंथ x1 और इसके लिए x2 दिया है, उसी का रेशियो पूछा है। तो फोर्स से फोर्स खत्म, ये पूरा खत्म। अब देखिए क्या सम में मेरा 100 वाली बात है, तो देखिए यहाँ भी इसको लिख सकता था 800 को 8 इंटू 100 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, तो 100 स्क्वायर 100 सब जगह है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, क्या निकाल के कॉमन करके कैंसिल कर दूं, सीधे क्या बचेगा मेरा 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 वाली बात यहाँ से निकल करके खत्म हो जाएगी, 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 8 हो गया 28। चलिए 4745 यानी 7/5, कितना आंसर हो गया मेरा 7/5, ये रहा मेरा आंसर, है ना, कर लेंगे, इजी है। अब इससे ज्यादा आसान क्या चाहिए, हाँ रेशियो लेने वाली बात और ये फिगर वाली बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए 10 kg मास दिया हुआ है हमको,
कह रहा है 2 मीटर अगेंस्ट इतना रिटार्डिंग फोर्स दिया हुआ है। रिटार्डिंग फोर्स वाली बात है, लिनियरली बाई इतना दिया हुआ है न्यूटन इतना, द मास मूव इतना, द फोर्स इज जीरो एट बिगिनिंग, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। अगर रिटार्डिंग फोर्स के लिए कहा, देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, F इक्वल माइनस के एक्स, है ना। फोर्स वैल्यू कितने दिया, 4, और कह रहा है यहाँ पर 3। तो चलिए रिटार्डिंग फोर्स वाली बात की है तो फोर्स वर्क वही मान लीजिए, तो फोर्स की जगह पर 4 और एक्स की जगह पर 3, तो माइनस यहाँ कर दी, तो क्या के की वैल्यू मिल गई मुझे, है ना। अगर ग्राफ का क्वेश्चन है तो इसका मतलब आप जानते हैं कि टोटल वाली बात करते हैं, और टोटल के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, यहाँ पर ऐसे लिख दें तो एफ इंटू डी एक्स वाली बात हुई कि नहीं, ठीक है। तो एफ की जगह पर लिखा जाएगा क्या, माइनस के एक्स डी एक्स लिख दूं, क्योंकि फोर्स यही अप्लाई किए हैं। ये डी डब्ल्यू, और यहाँ पर डी डब्ल्यू लिखिए, माइनस के की वैल्यू कितनी, 4/3, तो ये 4/3 बाहर हो गया, कर दीजिए। यहाँ पर कितना x बचा और x dx बचा, किससे लिए पूछा है, द फोर्स इज जीरो एट बिगिनिंग, हाउ मच कितना दिया हुआ है, क्या है 10 kg था, और ये 0 to 2 मीटर। अगर 0 से 2 मीटर की बात है तो 0 से 2 वाली बात कर दीजिए। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन किए तो ये w हो जाएगा, -4/3 को बाहर रखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, 0 से 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, तो -2/3 x² यानी 2 का स्क्वायर, ये 0 ही रहेगा, तो -2/3 4 यानी -8/3। 2.6 वाली बात होगी, 2.6 देखिए डी वाले में हमारा 2.6 दिया हुआ है, वही मेरा आंसर हो जाएगा, बस इंटीग्रेशन करना था और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्या है, द पॉइंटर रीडिंग बेस लोड ग्राफ फॉर स्प्रिंग बैलेंस इतना दिया हुआ है, एफ इक्वल के एक्स वाले की तरह ही है बिल्कुल। अगर जब यहाँ पर रख रहे हैं द स्प्रिंग कांस्टेंट एफ इक्वल के एक्स कर दें तो के की वैल्यू कितनी, F/x, यानी यही लोड वाली बात करते हैं, तो एक्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, और ये केजी में। तो चलिए पूछा, चलिए भाई यही कंसीडर कर लेते हैं, ये देखिए इसी को कंसीडर कर लिया जाए, है ना। देखिए 2 और 1 यानी ये 1 kg वाली बात हो गई, और इसके लिए गैप दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा, यानी एफ कितना 1 और एक्स कितना 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1, कितना आंसर हो जाएगा मेरा 0.1। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या कहा है कि बॉल प्रोजेक्टेड वर्टिकली थ्रो कर दिए विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एज फंक्शन ऑफ टाइम इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल टू रीच द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप एक बात जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 1/2 mv स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि अगर थ्रो किया गया है तो क्या उसके पास ये होगा, और सब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछा है ना। अब मान लीजिए किसी टाइम टी वाली बात कर दूं, वैसे देखिए आप समझदार होंगे तो यही से समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक में था, इसमें था क्वाड्रेटिक में। अगर क्वाड्रेटिक है यानी उसका ग्राफ बनना चाहिए, है ना, ना ये बनेगा ना ये बनेगा ना ये वाली बनेगा, यही बन रहा है, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे करने का क्या कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए एन स्मॉल ड्रॉप सेम साइज चार्ज इतना दे ऐसे टू फॉर्म अ सिंगल, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कई सारे थे मिलकर के एक बड़ा सा बना रहा है, सिंगल लार्ज ड्रॉप देन इट्स पोटेंशियल। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि अगर ये एन रहा होगा और इस पे एक पे चार्ज क्यू हो, तो जो इसका क्यू डैश लिखा जाएगा वो एन क्यू हो जाएगा, होगा, ठीक है। अब अगर इसका रेडियस मैं स्मॉल आर मानता हूँ एक का, तो इस वाले का रेडियस कैपिटल आर मान लीजिए, क्योंकि मुझे कैपिटल आर की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। अब जब इसके लिए निकालेंगे तो आप नॉर्मल ऐसे समझिए,
हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम बदलता नहीं है, 4/3 पाई आर क्यूब बड़े वाले का छोटे वाले के एन ड्रॉप के बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई खत्म, यानी जो आर की वैल्यू आएगी, क्या आर और यहाँ पर 1 मान लूँ तो एन पे 1/3 हो गया। क्या आर की वैल्यू इतनी मिल गई मुझे। अब समझिए, जब पोटेंशियल में छोटे वाले के लिखूंगा तो इसका पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन आर लिखिए, और जब मैं इस वाले का लिखूंगा तो के एन क्यू अपॉन कैपिटल आर लिखूंगा, तो मुझे तो V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 इक्वल के एन क्यू लिख दूं और आर की जगह पर आर एन 1/3 लिख दूं, है ना। तो एक काम करते हैं, के क्यू के क्यू अपॉन आर एक जगह कर देते हैं, एन और एन पे 1/3, यहाँ पर तो 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या एन पे 1 माइनस 1/3 यानी एन पे 2/3, यानी जो V2 की वैल्यू आ गई इसके लिए V1 लिख दीजिए, V1 एन 2/3, ठीक है। V1 भी लिखा हुआ है, 2/3 तो 2/3 बस एक ही में है ना। चलिए नेक्स्ट, समझ गए ना। एक इलेक्ट्रोस्टैट्स में कई बार क्वेश्चन पूछा भी है अलग अलग टर्म में, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहता है, कॉन्सेप्ट इसका नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या टू कंडक्टिंग स्फीयर of radius r1 r2 are at the same potential, the ratio of charge is, रेशियो पोटेंशियल सेम का है तो इसमें तो कुछ करना नहीं, V1 V2 कर दीजिए, के Q1 अपॉन R1 इसके लिए दीजिए, कर दीजिए के Q2 अपॉन R2, के खत्म, रेशियो ऑफ चार्जेस Q1 अपॉन Q2 R1 अपॉन R2, हो गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल मेक द डाइपोल मोमेंट मेक द फॉलोइंग एंगल, ये तो और आसान हो गया। देखिए जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं टॉर्क वाले फॉर्मूले से डेरिवेशन कराया जाता है, तो एक फॉर्मूला आता है P1 माइनस कॉस थीटा, आता है कि नहीं एनर्जी के लिए, ठीक है। अब पूछा मिनिमम, यानी मिनिमम, अब आप समझिए जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं तो रखिए, तो खत्म वाली बात करते हैं सीधे। देखिए अगर मैं 180 लेता हूँ तो -1 तो ये प्लस हो जाएगा तो मैक्सिमम होगा, तो 180 वाली बात सोचिएगा भी मत, यानी पाई बाई टू 90, तो कॉस 90 जीरो, तब भी कुछ ना कुछ मिलेगा, जीरो हो जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर जीरो रखिए तो कॉस जीरो कितना 1, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0, इसमें वही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन अ रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इतना दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया 100 यूनिट एक्स वाई प्लेन, और आसान हो गया। देखिए अगर उसके इसके टर्म में दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि अगर एक्स वाई प्लेन वाली बात किया यानी 100 के हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाली बात करते हैं एरिया वेक्टर के लिए, अगर एक्स वाई प्लेन था तो परपेंडिकुलर कितना जेड वाली बात करेंगे, है ना, तो 100 के हो जाएगा। और फ्लक्स पूछा तो ई डॉट डी एस वाली बात कर दें, तो यहाँ पर ये रखे, तो फ्लक्स के लिए अगर मैं ऐसे रख दूं ई डॉट डी एस, है ना, हम जानते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो सेम का सेम के साथ मिलता है, मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो देखिए 100 के है और यहाँ पर ये सब तो जीरो हो जाएगा, बचा कितना 3 के, मल्टीप्लाई कर दीजिए 300, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 300। चलिए नेक्स्ट, बस याद रखिएगा कि एक जो प्लेन बोलता है उसके परपेंडिकुलर वाला कंसीडर किया जाता है। इसमें क्या कहा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इमर्ज इतना, द फिर घट जाता है क्योंकि उसको जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो बाई के वाली बात हो जाती है ना। देखिए इतना दिया था यानी घटेगा सीधे सीधे, इतना दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट,
क्या कहा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट विथ एरिया ए एंड सेपरेशन डी, और बैटरी चार्ज हैज प्लेट ऑफ प्रेशर इतना डी। ये तो बहुत आसान हो गया। मान लीजिए इनिशियल कंडीशन में अगर मैं मान लूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2 चार्ज बाय टाइम पे लिखा जाता है क्यू स्क्वायर बाई सी। ये जिसमें इमर्ज के है उसका मान लेते हैं कि तो माना ही जाता है, तो के मान लो इसको U1 लिखिए, इसको U2 लिखिए, तो 1/2 ये तो बदलेगा नहीं, यहाँ पर लिखा जाएगा कितना Kc फोर्स, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द स्लैब, यानी U1/U2 पूछा है मुझसे। तो बताइए 1/2 खत्म, क्यू स्क्वायर बाई सी खत्म, के बचा, यानी 1/1/k, यानी के हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा के ऊपर का चला गया ना सीधे। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा मन से समझिएगा। अगर किसी का गलत होता है तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन गलत कैसे हुआ, ठीक है। एक कैपेसिटर बनाया हुआ है, कहा है कि ए और बी के बीच में रिजल्टेंट कितना आएगा। पहली बात आप ये समझिए, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है ना, है कि नहीं। ये तीनों सीरीज वाली बात कर रहे हैं, देखिए जो इसमें जाएगा वही इसमें और वही सीरीज में है। जब सीरीज में है तो 1/3 1/3 1/3 यानी 3/3 यानी 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब जो ये आएगा वो इस वाले के साथ क्या इस तरह जुड़ जाएगा, इसका तो 1 है ना, तो क्या ये और ये जब जुड़ेंगे तो 2 और 1 क्या 3 हो जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 3। तो जब ये फिर 3 हुआ तो अब आप नोटिस करिए ये इसके साथ ये 3 ये 3 और फिर यहाँ पर जो आया वो भी कितना था 3, तो फिर से कितना आएगा 1 आएगा, आएगा कि नहीं। यानी अब जो आया 1 तो फिर इसके साथ जुड़ेगा वो भी कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 3 ये 3 ये 3, तो क्या उसकी वैल्यू भी फिर 1 आई। जब उसकी वैल्यू 1 आई, देखिए इस 3 के साथ यहाँ पर जो आया वो 3 हो गया और ये 3, तो 3 3 3 क्या वो भी 1 हो जाएगा सीधे, यानी यहाँ भी कितना आया 1 आया। अब वो इसके साथ कनेक्टेड हुआ तो ये 3 ये 3 और फिर ये 3, तो पूरा 3 3 3 तीनों 3 सीरीज में जुड़ेगा तो कितना आंसर आएगा 1, है ना। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस समझाने के बाद भी नहीं समझ में आया एक बार और सुन लीजिए, ये 3 था, ये भी 3 था, ये भी 3 था, तो 3 3 3 ऐड किया कितना आया 1। जब इस पूरे का आया 1 तो वो तो इसके साथ जुड़ा तो नहीं जुड़ा पैरेलल में, तो ये 2 और ये 1 तो 3 हुआ, ये कितना हो गया 3, है ना। तो अब ये 3 ये 3 ये 3, फिर सीरीज वाली बात हुई, तो फिर जब सीरीज में हुआ तो ये इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी फिर से 1। अब वो 1 इस वाले के साथ जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा कि नहीं, तो ये 3 हुआ, है ना। जब ये 3 हो गया तो ये 3 ये 3 ये 3 1, सेम प्रोसेस यहाँ भी, तो इसका आंसर कितना हो गया मेरा 1। चलिए नेक्स्ट, देखिए एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस इतना दिया हुआ है एज इन फिगर, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आसान है। देखिए पहले वाले में 1 है, इसमें 2 है तो 1/2 हो जाएगा, इसमें 4 है तो 1/4 हो जाएगा, क्या ऐसे चलता जाए। तो जब आपको पढ़ाया गया होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 1/2 प्लस 1/4 1/8 ऐसे, ठीक है। तो जब इसके सम के लिए पढ़ा जाता है, पिछले टर्म पे मैंने इसके सम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मतलब एक क्वेश्चन लेकर आए थे इस पे, ठीक है। जब इसका सम निकाला जाता है तो आप जानते हैं कि लिखा था 1/1 माइनस ए, तो जब निकाले तो इसके लिए वैल्यू 1 ही रखिए, यहाँ पर 1, और जब ए की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/2 निकाल दिए, तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट, देखिए 1/1/2 तो 2 कहाँ चला गया 2 ऊपर, वैल्यू कितनी आ गई इसकी 2 माइक्रोफैराड, है ना। ठीक है, ऑप्शन पे मत जाइए, बस आप लोग इस पे फोकस करिए कि क्या कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आंसर बाद में करेक्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्या दिया सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 इतना, आर्क लैंप हैविंग इतना दिया हुआ है सीरीज में, चलिए ठीक है 4.2, करंट इतना है वोल्टेज इतना है। जब आर निकालने वाली बात आएगी तो 42/10 यानी 4.2 ये आ गया, क्योंकि उससे कनेक्टेड था
उसमें ऐड कर दीजिए 8.5, यानी 5 to 7 ये 12 है ना, एक नंबर पे डेसिमल लगा लो। द वोल्टेज पूछा, वोल्टेज इन द सर्किट, जब वोल्टेज पूछा है तो वोल्टेज इक्वल आई आर कर दीजिए। आई की वैल्यू कितनी दी रखी है 10 एम्पियर, तो ये 10 हो जाएगा और नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 12.7 यानी 127 127 इसका आंसर हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट, क्या कहा इन अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सोनी कितना दिया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड डी जीरो, चलिए वो भी सही है, बैलेंस्ड है। तो पूछा है व्हेन द अननोन रेजिस्टेंस, हो जाएगा, आसान हो गया। देखिए ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 16 इसको उस पर लिखा जाए, अगर वो बैलेंस कंडीशन में है तो 16/x वाली बात कर सकते हैं, है ना। और जब इसके लिए लिखें तो ये देखिए कितना दिया हुआ है, ये है मेरा 3 और एक 4 हो जाएगा, और ये पैरेलल में था, इसमें पैरेलल में तो हाफ हाफ है यानी 1/2 हो जाएगा, तो यानी वो हो जाएगा मेरा 4 1/2, 1/2 कहाँ चला गया ऊपर, तो 16/x 8 हो गया, 8 से ये 2 कैंसिल, तो x इक्वल कितना 2 आ गया कि नहीं वैल्यू, x इक्वल 2, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, देखिए गिवन सर्किट इतना दिया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जीरो, कह रहा है ए और बी के बीच में कितना दिया हुआ है जीरो, ए और बी पोटेंशियल जीरो, देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आसान क्वेश्चन है क्योंकि फिगर में सब गिवन है। अब समझिए, अगर यहाँ वाली बात कह रहा है कि जीरो वाली टर्म में रखे हैं, यानी ये और इसमें जो करंट जा रहा है वो मान लेते हैं कि अगर आया है तो यहाँ पर करंट I1 चला गया और यहाँ पर करंट I2 चला गया, है ना, यानी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 14 इक्वल, यहाँ पर रखें जीरो चूंकि दे रखा है I1 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 7 I1 की वैल्यू आ गई। और वही चीज सेम इस वाले के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे बात करेंगे वही कॉन्सेप्ट ए और बी इसमें भी कंसीडर करेंगे। तो इसमें करंट I2 गया है, ये तो 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो अगर ये 5 वोल्ट दिया हुआ है तो ये 5 लिख दीजिए, और जब इसमें रखे जाके उधर किए तो 1 इंटू I2 कर दीजिए, I2 की वैल्यू भी मिल गई, I2 की वैल्यू मिल गई, रख देंगे सॉल्व कर देंगे, हमारा E की वैल्यू भी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या कहा, कह रहा है इन द एबव सर्किट, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, ये प्रिंट नहीं है उस पर, तो वो पॉइंट दिखाया ही नहीं गया था उस पर। चलिए ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन बताया गया है अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, जो चीज बोनस में रहेगा, जिस मान लीजिए जिसका फिगर में नहीं दिया डाटा वो उसको बोनस करा दिया जाएगा, लेकिन कम से कम जो क्वेश्चन है आपके जितना आपने सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद अगर कुछ भी डाउट आता है चाहे इस पेपर का चाहे पिछले पेपर का, आप उसको जरूर नोटिस करिए और उसको नोटिस करके कम से कम लिखिए और उसको अंडरलाइन करके कि सर यहाँ पर ये चीज़ कैसे है, या फिर यहाँ पर ये चीज़ कैसे लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ये सब जब नहीं पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा। जैसे मोमेंटम वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं, वो सबके लिए वैलिड है, तो जब आप डायरेक्ट करेंगे तो अगर एक क्वेश्चन में 10 सेकेंड भी बचे तो क्या बहुत ज़्यादा है, हो सकता है अगले वाले में वही 10 सेकेंड यूज हो जाए, तो टाइम को यूटिलाइज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप क्या करिए, थोड़ा सा उसको मन से समझिए, और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ लिखने वाला, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप एक बार लिखेंगे थोड़ा बहुत दिखेगा, दूसरी बार लिखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा क्यों ऐसे लिखा जा रहा है, तो लिख करके प्रैक्टिस करिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो थैंक यू।